बच्चों 12th फिजिक्स का थर्ड लेसन करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल कराते हैं। न्यूमेरिकल समझने के लिए सभी यूनिट्स याद होने चाहिए और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को चेंज करना वो सब आना चाहिए। बाकी थ्योरी हमने इस लेसन की पढ़ा दी है, समझा दी गई है। वो कॉन्सेप्ट सारे तुम्हें क्लियर होने चाहिए, सारे फार्मूले और डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तब न्यूमेरिकल बहुत ही इजी हो जाएंगे। और देखिए बहुत ही इजी तरीके से न्यूमेरिकल कराते हैं, ठीक समझना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। विद्युत वाहक बल दैट इज E 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम है, आंतरिक प्रतिरोध को नोट करते हैं स्मॉल r से, तो ये 0.4 ओम है। तो बैटरी से ली आने वाली अधिकतम धारा का मान क्या होगा? बच्चों करंट पूछिए। बुक्स सभी के पास अवेलेबल है। एनसीईआरटी की बुक का थर्ड लेसन करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। तो एनसीईआरटी की बुक सभी के पास अवेलेबल है और क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन बुक में देखिए और देखो सॉल्यूशन में मैं बता रहा हूं। तो बच्चों हमने ओम थोड़ा पढ़ा है, V इक्वल टू IR। V सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि विद्युत वाहक बल भी दो पॉइंट के बीच होता है, लेकिन विद्युत वाहक बल पूरे परिपथ के लिए होता है, पूरे परिपथ के लिए। तो यहाँ पूरे परिपथ का तो प्रतिरोध केवल ये आंतरिक प्रतिरोध ही है 0.4, तो यहाँ V इक्वल टू IR लिख करके हम E इक्वल टू IR लिख सकते हैं, फार्मूला ओम्स लॉ से। E इक्वल टू IR, I की वैल्यू निकालना है तो ही I इक्वल टू E अपॉन R, और वैल्यू पुट कर दीजिए। E की वैल्यू 12 अपॉन 0.4 ये, और ये हो गया 4 3 जा 30। तो करंट का यूनिट है एम्पियर। तो ये बच्चों आ गया भाई 30 एम्पियर इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। तो बच्चों 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल अर्थात E इक्वल टू 10 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध इसका 3 ओम है अर्थात स्मॉल r, ये हो गया 3 ओम। और किसी प्रतिरोधक से संयोजित है। यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर है, I दे रखा है बच्चों 0.5 एम्पियर, धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, अर्थात प्रतिरोध R पूछा है। जब परिपथ बंद है तो सेल की टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी? बच्चों टर्मिनल वोल्टेज भी पूछा है। तो बच्चों E दे रखा है, आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, I दे रखा है। लिखने का तरीका क्या? जैसे मैं लिख रहा हूं, यह सभी क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी हैं उनकी यूनिट्स साथ साथ लिखेंगे। यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो बच्चों न्यूमेरिकल का तरीका, जो क्वेश्चन में दे रखा है वो वैल्यू पहले लिख लीजिए भाई यूनिट के, उसके बाद इनमें देखिए भाई कि हमें अब पूछा क्या है, उनसे रिलेटेड कोई फॉर्मूला देखिए, सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। तो हमें R निकालना है बच्चों। पूरे परिपथ में जो करंट का फ्लो हो रहा है वो इतना है। पूरे परिपथ के लिए देखो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बाह्य प्रतिरोध है। तो दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं। श्रेणी क्रम के लिए जो कुल प्रतिरोध कहलाएगा वो R प्लस R, पीछे बता रखा है। तो यहां भी फॉर्मूला बच्चों वही लगा देंगे हम, I इक्वल टू E अपॉन R, अर्थात R। तो देखो I इक्वल टू E अपॉन R। यहां केवल इंटरनल रेजिस्टेंस था फर्स्ट क्वेश्चन में, यहां पर बाह्य प्रतिरोध भी है, आंतरिक भी है, दोनों सीरीज में जोड़ दो भाई प्रतिरोध के स्थान पर R प्लस R। तो ये आ जाएगा। देखो E की वैल्यू 10 और R की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। स्मॉल r दे रखा है बच्चों 3 और I की वैल्यू 0.5। तो यहाँ मैंने I की वैल्यू 0.5 पुट कर दी और ये 10 अपॉन R प्लस 3।
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो, या फिर ये राशि इधर पहुंचा दो, ये इधर आ जाएगी, तो r + 3 इक्वल 10/0.5। पॉइंट हटाएंगे, एक 0 और 5 दूनी 10, एक 0, तो बच्चों ये आ गया 20। ये 3 प्लस का इधर जाकर माइनस हो जाएगा, r = 20 - 3 दैट इज 17। प्रतिरोध की यूनिट होती है ओम। तो इसका ये आंसर हो गया बच्चों। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड के दो पार्ट हैं, ए और बी। तो देखो ए पार्ट, थर्ड क्वेश्चन है 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी में संयोजित हैं। प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या है? बच्चों 3 प्रतिरोध दे रखे हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम। वो कह रहा है ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। तो भाई श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, एक बार देखो मैं सर्किट बना कर दिखा दूं यहाँ पर श्रेणी क्रम का, और हमने पीछे श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालना सिखाया है। तो बच्चों भाई एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे के पहले से जोड़ दो, फिर तीसरे का पहला सिरा दूसरे के दूसरे जोड़ दो, लगातार ऐसे। ये कहलाता है बच्चों भाई श्रेणी संयोजन। R1, R2, R3 यानी कि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ये दे रखिए वैल्यू। तो अब वो कह रहा है प्रतिरोधों का संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो बच्चों श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? श्रेणी क्रम में सीधा सीधा जोड़ देते हैं, फॉर्मूला ड्राइव होकर आया है पीछे, R = R1 + R2 + R3 यानी कि 1 + 2 + 3 इक्वल है 1, 2, 3 और 6 ओम। बस ये आंसर हो गया। तो प्रतिरोध का संयोजन का कुल ये हो गया बच्चों कुल प्रतिरोध। इसका बी पार्ट है, यदि प्रतिरोधकों का संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है। तो बच्चों 12 वोल्ट की बैटरी, जितने वोल्ट की बैटरी होती है वो उसका विद्युत वाहक बल होता है। तो विद्युत वाहक बल हो गया 12 वोल्ट, 12 वोल्ट, जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, यानी कि स्मॉल r की वैल्यू 0, नगण्य, कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, से जुड़ी हुई है। प्रत्येक प्रतिरोधक के स्रव पर वोल्टता ज्ञात कीजिए। प्रत्येक प्रतिरोधक के स्रव पर वोल्टता। तो जैसे यहां मैं सर्किट पूरा कर दूं, चलो ये मैंने ये लगा दिया और ऐसे, और ये बच्चों बैटरी जोड़ दी है कितनी 12 वोल्ट की, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहां से करंट का फ्लो हुआ देखो ऐसे, जो करंट यहां पर आई देखो निकल कर आएगी, और ये आई यहां और यहां, जो करंट आई यहां पर आएगी वही पहले प्रतिरोध में, दूसरे प्रतिरोध में, तीसरे प्रतिरोध में, तीनों में आई धारा ही प्रवाहित होगी। यानी कि हमने पहले भी पढ़ाया था जब फॉर्मूला ड्राइव किया था श्रेणी क्रम का, कि श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है। जो धारा इसमें बहेगी वही इसमें, वही इसमें, एक ही मार्ग है तो धारा समान रहती है। तो बच्चों यहाँ प्रत्येक प्रतिरोध के स्रोत के बीच वोल्टेज पूछा है, तो जो चीज इक्वल है पहले वो निकाल लेते हैं। भाई यहाँ पर धारा समान है तो धारा निकाल लो पूरे प्रतिरोध में कितनी है। तो वो धारा यहाँ भी काम करेगी, यहाँ भी, ठीक है ना। तो हमने अभी टोटल प्रतिरोध कितना है 6 ओम, कुल वोल्टेज 12, इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं आंतरिक प्रतिरोध। तो बच्चों वही V = IR, दैट इज E = IR, E = IR। तो वही E टोटल 12 वोल्ट, I हमें फाइंड करना है, R 6 ए पार्ट में निकाल चुके हैं। तो यहां से बच्चे देखो I = 12/6, 6 2 जा यानी कि 2 एम्पियर। तो बच्चों इस बैटरी से 2 एम्पियर का करंट सभी प्रतिरोध में फ्लो हो रहा है। अब वो 2 एम्पियर धारा इसमें भी बहेगी, इसमें भी, इसमें भी। तो हम कहेंगे भाई इसके स्रोत के बीच वोल्टेज, तो वोल्टेज तो 2 पॉइंट के बीच होता है। तो भाई यहां निकालेंगे हम 1 ओम के स्रोत के बीच वोल्टेज। तो इसके स्रोत के बीच वोल्टेज तो यही तो प्रतिरोध आएगा, और इसकी करंट, तो करंट तो सभी में यही बहेगी,
क्योंकि श्रेणी क्रम में करंट समान रहती है। तो लगा दें बच्चों भाई वोल्टता के लिए B इक्वल टू आई आर। तो मैं B1 लिख दे रहा हूं फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए B1। V1 इक्वल टू आई R1, ये R1, ये R2, ये R3, ये R1, ये R2 और ये R3, ठीक है ना। तो I चूंकि इक्वल रहेगी तो ये I लिख दिया है। तो देखो V1 I की वैल्यू 2 और R1 की वैल्यू हो गई 1, यानी कि भाई 2 वोल्ट। इसी प्रकार बच्चों V2 IR2, तो I की वैल्यू 2 और R2 की वैल्यू 2, 4 वोल्ट। इसी प्रकार V3 भाई इसके स्रोत के बीच वोल्टेज, तो IR3, I तो कितना है IR3, तो I2 और R3, IR3, R3 की वैल्यू 3, 2 3 6 वोल्ट, ठीक है ना बच्चों। तो ये थर्ड क्वेश्चन का ए और बी पार्ट हो गया। अब आता है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कराए 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्ट्स में संयोजित हैं, संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। देखो बिल्कुल थर्ड जैसे क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी देखो बता रहा हूं मैं बच्चों। 3 यहाँ भी रेजिस्टेंस दे रखे हैं, R1 हो गया चलो 2 ओम, R2 हो गया 4 ओम और R3 हो गया 5 ओम। R3 हो गया बच्चों 5 ओम। अब वो कर रहे हैं तीनों प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है। बच्चों पार्श्व क्रम कहते हैं पैरेलल सीरीज, यानी कि समांतर क्रम। तो समांतर क्रम अब कर रहा है संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम के फार्मूला ड्राइव कर दिया है। क्या आया था समांतर क्रम में फार्मूला 1/R इक्वल टू 1/R1 1/R2। तो बच्चों यह तुल्य प्रतिरोध हमें फाइंड करना है। और समांतर क्रम में तुल्य फार्मूला कितना है भाई 1/R इक्वल टू 1/R1 R2 और 1/R3। वैल्यू पुट कर दो। 1/R1 की वैल्यू हो गई 2 और R2 की वैल्यू हो गई 4 और R3 की वैल्यू हो गई 5। तो बच्चों 1/R इक्वल टू इसका एलसीएम ले लें 20 आ जाएगा। तो 2 2 और 4 5 और 5 चौक, ठीक है ना। तो 10 5 15 और 4 19/20। 1/R है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो बच्चों भाई। तो ये R इक्वल हो जाएगा, देखो यहाँ से इसे पलट दो तो सही पलट दो, कितना हो जाएगा R इक्वल 20/19। ये आ गया तुल्य प्रतिरोध इतने ओम। तो ये 4 में भी 2 ही पार्ट है बच्चों, ये ए पार्ट है। तो ए पार्ट का तुल्य प्रतिरोध निकल आया। सेकंड पार्ट में क्या कराया देखो, तो ये 4 का बी पार्ट है और बी पार्ट में कह रहा है यदि संयोजन को 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी 20 वोल्ट। तो बच्चों भाई विद्युत वाहक बल कितना है 20 वोल्ट और 20 वोल्ट के विद्युत वाहक बल की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है संबद्ध किया जाता है। प्रत्येक प्रतिरोधक से प्रवाहित होने वाली धारा तथा बैटरी से ली गई कुल धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक प्रतिरोध द्वारा ली जाने वाली धारा, प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा। तो बच्चों देखो मैं समांतर क्रम में ये जोड़कर दिखाता हूँ। पहले समांतर क्रम बताया था मैंने भाई कि धारा बढ़ जाती है लेकिन विभवांतर समान रहता है और सभी के पहले सिरे एक जगह जोड़ दो, दूसरे सिरे एक स्थान पर जोड़ दो, वो कराता बच्चों भी समांतर क्रम। ये इस टाइप से, ये बैटरी जुड़ गई, ये इस 20 वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव करंट का फ्लो ये होगा। अब मान लिया यहाँ से आई करंट जा रही है, तो देखो यहाँ आई करंट 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी। तो
समांतर क्रम में धारा बढ़ जाती है। इसमें मान लीजिए भाई I1, यहाँ पर I2 और यहाँ पर ये I3, ये R1, ये R2 और ये R3 है। रेस्टेंस 3 भागों में बढ़ गई। लेकिन समांतर क्रम में विभाजनता समान रहता है। ये तीनों समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो इन बिंदुओं के बीच जो इसके सिरे भी यहीं जुड़े हुए हैं, दूसरे प्रतिरोध के भी सिरे हैं, तीसरे के भी सिरे यहाँ जुड़े हुए हैं, तो तीनों प्रतिरोधों के बीच विभाजनता समान रहेगा। कितना? 20 वोल्ट। तो बच्चों 20 वोल्ट इसके सिरों के बीच भी है, इसके सिरों के बीच भी, इसके सिरों के बीच भी। तो क्या है भाई, करंट इसमें बहने वाली निकाल लो, इसकी भी निकाल लो, इसमें बहने वाली निकाल लो। यही पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा। तो मैं I1, तो ओम्स लॉ V = IR या E = IR। तो बच्चों हमने फार्मूला लगा दिया भाई, E = I1R1, क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो गई, तो I1 और ये R1। E वही रहेगा 20 वोल्ट, E इक्वल, तो E = I1R1। I1 तो वही I1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों वही E/R1, I1 E/R1। E की वैल्यू 20 और R1 की वैल्यू हो गई R1 है 2 ओम, ये 2 है और ये R2 है 4 और R3 है कितना 5। ये तो 20/R1, तो R1 की वैल्यू हो गई 2। तो देखो बच्चे 2 हैं, तो I1 जो हो गई वैल्यू वो हो गई 10 एम्पियर। इसी प्रकार बच्चों भी I2 निकाल लो, तो I2 = कितना हो जाएगा, E/E, तो वही रहेगा, तो I2 = E/R2। E की वैल्यू 20 और R2 हो गया 4 5 जा यानी 5 एम्पियर। और बच्चों इसी प्रकार I3, तो I3 हो जाएगा भाई वही E = IR से, तो E/R3 और E की वैल्यू है 20 और R3 की वैल्यू है 5 4 एम्पियर। तो बच्चों वो उसने यही पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा। तो पहले प्रतिरोध में 10 एम्पियर, दूसरे में 5 एम्पियर और तीसरे में 4 एम्पियर। वो कह रहा है कुल धारा भी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों टोटल करंट, कुल धारा, तो कुल धारा बच्चों भाई ये I तो डिवाइड हुई है I1 I2 I3 में, तो इस तीनों का सम, तीनों का जोड़ ही I कहलाएगा, यानी कि I = 10 + I2 5 और + I3 की वैल्यू 4। तो 10 5 15 4 19, तो बच्चों ये 19 एम्पियर। तो ये टोटल करंट हो गई, यही आंसर हो गया बच्चों। अब आता है तुम्हारा 5th क्वेश्चन। तो देखिए 5th क्वेश्चन कराते हैं। कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर, कमरे का ताप भाई रूम टेम्परेचर दे रखा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया है बच्चों T1 लिख दिया 27 डिग्री सेल्सियस। कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस। तो कमरे के ताप पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है, तो यहाँ T1 तो मैंने R1 लिख दिया और वो भी कराया 100 ओम। और वो कह रहा है यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो, यानी कि तापन अवयव का प्रतिरोध इतना हो जाए 117 ओम, तब कह रहा है वो पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। तो अच्छा, प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी। कौन सा पढ़े, ओ बच्चे गलत पढ़ गए। तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम, तो अवयव का ताप क्या होगा, अवयव का ताप यानी जब इतने प्रतिरोध हो जाएगा तब टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि T2 कितना होगा। अच्छा, और कराए प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक। तो प्रतिरोध ताप गुणांक दे रखा है यहाँ पर 1.7 × 10⁻⁻⁴
4 डिग्री सेल्सियस पर डिग्री सेल्सियस। ये हो गया बच्चों भाई प्रतिरोध ताप गुणांक को हम अल्फा नोट करते हैं। तो अल्फा इक्वल टू हो गया 1.7 इंटू 10⁻⁴ ये दे रखा है। तो बच्चों इस टेम्परेचर पूछा है यहाँ पर, तो क्वेश्चन द्वारा समझ लो कि यदि 100 ओम प्रतिरोध है तब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, और 117 ओम है तो टेम्परेचर कितना होगा। तो हमने ताप का प्रभाव समझाया था बच्चों प्रतिरोधकता पर, प्रतिरोध पर, कि धातुओं पर भाई ताप का क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर, निष्ठ धातुओं के प्रतिरोध ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चों जो चालक हैं उनके प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, तो वहाँ एक फॉर्मूला दिया था मैंने, RT इक्वल टू R0, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, ये थ्योरी में दे रखा समझाया था। अल्फा प्रतिरोध ताप गुणांक, टी टेम्परेचर, R0 और RT, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, ये T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है। अब यहाँ पर 0 डिग्री नहीं दिया है, तो 0 डिग्री का मतलब है जो इनिशियल स्टेट है, प्रारंभिक अवस्था है, तो प्रारंभ में जो टेम्परेचर है वो हम 0 लिखा है यहाँ पर। तो यहाँ प्रारंभ में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तो अब मैं यहाँ R0 के हिसाब पर R1 लिखता हूँ यहाँ पर, ये ऐसे। लेकिन 0 का मतलब है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध, और यहाँ हमारा 0 की जगह दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अब हम 0 का मतलब प्रारंभ, अब हम प्रारंभ करेंगे 27 डिग्री सेल्सियस से। तो ये जो है वो जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर में परिवर्तन है, यानी जितना टेम्परेचर है उसमें कितनी वृद्धि हो गई। सपोज जैसे 30 डिग्री सेल्सियस है प्रारंभ में और बढ़कर हो गया 35 डिग्री, तो जो वृद्धि हुई वो 5 की, तो ये T जो है वो 5 है, यानी कि डेल्टा T, अर्थात 35 में से 30 यानी कि T2 माइनस T1 कर लो। तो इस फॉर्मूले को हम ऐसे कर लेते हैं बच्चे, देखो ये R T इक्वल टू, यहाँ लिख दिया मैंने R1, और बल्कि यहाँ पर RT ना लिख करके अब R1 लिख देते हैं। R1 तो यहाँ लिख दिया, ये R2, हमें R2 फाइंड करना है, ठीक है ना। तो R2 इजकल टू R1, और देखो ये इस टाइप से 1 प्लस अल्फा, और यहाँ डेल्टा T यानी कि T2 माइनस T1। बच्चों फॉर्मूला समझ में आया नहीं आया भाई। RT तो मैं R1 लिखूँ या R2 लिखूँ, यानी कि सेकंड प्रतिरोध हमें याद करना है, तो मैंने R2 लिख दिया है। और R2 का मतलब है T2 यानी कि फाइंड करना है 117 पर प्रतिरोध, R2 का मान 117 दे रखा है, तब टेम्परेचर कितना होगा। तो R2 का मान 117 है, जो प्रारंभ में है R0 0 डिग्री पर, तो 0 डिग्री है नहीं क्योंकि टेम्परेचर दे रखा है, तो वो मैंने R1 लिख दिया है। टेम्परेचर में जो परिवर्तन है तो वो बाद वाले में से पहला घटा दो, ये परिवर्तन आ जाएगा। तो ऐसे फार्मूला। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर T2 निकालना है। तो इस फार्मूले से देखो भाई, फार्मूला निकाल लो और बना लो आगे। यहाँ R1 की मल्टीप्लाई कर लो, R2 इक्वल टू R1 प्लस R1 अल्फा और T2 माइनस T1। R2 माइनस R1 भाई इधर ले आओ, और इक्वल हो जाएगा R1 अल्फा और T2 माइनस T1। और T2 हमें क्या निकालना है, अच्छा तो फिर ऐसे करते हैं, T2 माइनस T1 निकाल लीजिए। तो T2 माइनस T1, क्योंकि हमें T2 फाइंड करना है, और ये हो जाएगा भाई R2 माइनस R1, और जो इंटू की चीज़ है मल्टीप्लाई की डिवाइड में पहुंच जाएगी, तो कितना R1 अल्फा। वैल्यू पुट कर दीजिए। तो देखो R2 की जो वैल्यू है वो है 117, और R1 की जो वैल्यू है वो 100, R1 की वैल्यू 100, और अल्फा दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है बच्चों, ये हो गया। और T2 हमें फाइंड करना है, और T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। ये आप से सॉल्व कर लीजिए। तो ये T2 माइनस 27, 117 में से 100 माइनस यानी कभी 17, और ये 100 और 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴।
तो बच्चों पॉइंट हटा दें और ये जीरो हटा दें, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लो, 70 से 70 कैंसिल हो गया, ये 10 की पावर 1, 10 की पावर -4, तो यहाँ आ जाएगा T2 - 27 और 1/10 टू दी पावर -3। ऊपर ले आएंगे तो +3 और 10 की पावर +3 का मतलब 1 के आगे 3 जीरो यानी कि 1000, यानी कि 1000। तो T2 - 27 इधर ले जाओ, तो बच्चों माइनस का इधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 1000 + 27 दैट इज 1027 डिग्री सेल्सियस। तो ये होगा बच्चों भाई आंसर इसका। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे न्यूमेरिकल करने का प्रयास करना। जो भी डाउट हो नहीं आया समझ में वो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, या व्हाट्सएप नंबर है उस पर पूछ लेना, है तो ज़्यादा मिलेगा। और बाकी जो नहीं आते हैं या इसके आगे हैं कल कराते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके।